मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जयपुर विकास प्राधिकरण की गोविंद विहार आवासीय परियोजना के विषय में एक शानदार वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा, इसलिए चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको लोकेशन भी बताऊंगा और इसकी अंतिम तिथि वगैरह सब कुछ बताऊंगा, मतलब एवरीथिंग। मेरी कोशिश होगी अधिक से अधिक जानकारी आपको बताऊं और कम से कम समय में बताऊं। चलो प्रारंभ करते हैं। गोविंद विहार गोविंदपुरा रोपाड़ा नामक स्थान पर यह है और हेरिटेज सिटी के अंतर्गत आता है। जेडीए का जोन 10 यह है और एक आवासीय योजना है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ये जो योजना है, इसके विषय में अधिक जानते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। दोस्तों, आवेदन आरंभ की तिथि है 25 दिसंबर 2024 और आवेदन की अंतिम तिथि है 24 जनवरी 2025 और इसकी जो लॉटरी है उस लॉटरी की तिथि है 5 फरवरी 2025। तो दोस्तों, ये जो तिथियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके काम में आएंगी। नेक्स्ट है कुल भूखंड। तो दोस्तों, इसमें कुल भूखंड है 202 और आरक्षित दर यानी रिजर्व रेट है 18,000 रुपए वर्ग मीटर। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैटेगरी वाइज रेट क्या होगी। जो ईडब्ल्यूएस के भूखंड हैं उनकी रेट होगी 9,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर और जो एलआईजी के भूखंड होंगे उनकी रेट होगी 14,400 रुपए प्रति वर्ग मीटर। एमआईजी टाइप बी, इसकी रेट होगी 18,900 प्रति वर्ग मीटर और एचआईजी की रेट होगी 19,800 प्रति वर्ग मीटर। दोस्तों, यहां एक समझने की बात है कि यह एमआईजी टाइप ए या एमआईजी वाले प्लॉट्स नहीं है, ठीक है। तो यहां ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी टाइप बी और एचआईजी। अब हम देखते हैं वर्गानुसार पंजीकरण राशि। जो ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहा है उसे 10,000 रुपये राशि जमा करानी होगी। जो एलआईजी वाले भूखंडों के लिए करा रहा है उसे 20,000 रुपये राशि जमा करानी पड़ेगी। जो एमआईजी बी के लिए जमा कर रहा है धन, उसे 40,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे और जो एचआईजी भूखंड के लिए प्रयास कर रहा है उसे 50,000 रुपये पंजीकरण के जमा कराने पड़ेंगे। अब मित्रों देखो, इसके लीज होल्ड के विषय में समझते हैं। लीज होल्ड का तात्पर्य पट्टा धृति यानी पट्टे का धारण कितने वर्ष के लिए व्यक्ति के लिए हो रहा है, यानी कितने वर्ष तक वह पट्टा धारण करेगा अमुक व्यक्ति, ठीक है, जिसके नाम प्लॉट होगा। तो ये लीज होल्ड है 99 ईयर्स यानी 99 वर्ष। नेक्स्ट हमारे पास है क्या हम जेडीए की तीनों योजनाओं, देखो इस समय जेडीए की 3 योजनाएं रनिंग में हैं, अटल विहार योजना, गोविंद विहार योजना और पटेल नगर। क्या हम तीनों में आवेदन कर सकते हैं? जी हां, आवेदन कर सकते हैं, किंतु यदि एक से अधिक भूखंड आवंटित होता है तो एक ही रखना है, बाकी आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब बची 2 योजनाएं अटल विहार और पटेल नगर। अन्य दोनों योजनाओं के वीडियो के लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवेदन के लिए पात्रता। मित्रों, गोविंद विहार योजना में आवेदन के लिए जो पात्रता है, पहली है आप राजस्थान के मूल निवासी हों। दूसरा, आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है। आवेदक के स्वयं के नाम से बैंक का खाता होना अनिवार्य है, जो योजना अवधि में चालू होना चाहिए। योजना अवधि यानी जब ये गोविंद विहार की स्कीम चल रही है उस दौरान ये खाता चालू होना चाहिए। ये नहीं बंद खाते का आपने नंबर दे दिया, ऐसा नहीं। आवेदक का स्वयं एवं उसकी पत्नी, अब आवेदक पत्नी हो या पति कोई भी, उसकी पत्नी या पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र किसको माना, जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक हो, उसमें कोई आवासीय भूखंड अथवा मकान लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड पर नहीं होना चाहिए। सीधी बात है, यानी उसके नाम या उसके आश्रित के नाम या हस्बैंड या वाइफ के नाम कोई भी मकान नगरीय क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान अथवा भूखंड रियायती दर पर
आवंटित नहीं हुआ होना चाहिए। ये ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। अब आवेदन कैसे करें इसको समझ लें। भूखंडों के लिए आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन या ई मित्र कियोस्क केंद्रों के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए ऑफलाइन कोई आवेदन नहीं है मित्रों, जो भी आवेदन होना है वो ऑनलाइन होना है। ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता द्वारा बैंक खाता संख्या व बैंक शाखा के IFS कोड को स्पष्ट रूप से ऑनलाइन अंकित किया जाना चाहिए। भाई जब आप ई मित्र के माध्यम से आवेदन करें तो बैंक डिटेल उसमें होनी चाहिए विशेषकर, ठीक है भाई। बैंक की ब्रांच कौन सी है, IFSC कोड कौन सा है, ये सब आपको ध्यान रखना। आगे है ऑनलाइन आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि का भुगतान नेट बैंकिंग से हो सकता है, क्रेडिट कार्ड से हो सकता है, डेबिट कार्ड से भी हो सकता है। तो यहां पे लिखा इत्यादि के माध्यम से किया जा सकेगा। मैं आपको इत्यादि में समझा देता हूं। वहां वेबसाइट पर QR कोड भी दिया हुआ है, आप QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। मुझे स्पष्ट इस चीज का पता है, तो आप चिंता ना करें, आप अपना मोबाइल ले जाएं, ऑनलाइन पेमेंट के लिए QR कोड स्कैन करें, पेमेंट कर दें, बिल्कुल सरल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आय एवं वर्ग। आवेदक की सकल वार्षिक आय एवं वर्ग। आवेदक के स्वयं अथवा परिवार की सकल वार्षिक आय जिसमें पति पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर मान्य होगी। यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 था उसके आधार पर सकल आय के अनुसार आपका आय वर्ग सुनिश्चित किया जाएगा। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक अथवा परिवार की सभी स्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों कुल वार्षिक आय, यहाँ पे एक्चुअली जो ग्रॉस इनकम है ना, कई जो सरकारी कर्मचारी है उन्हें ये चिंता रहती है कि यार अपना डिडक्शन होने के बाद इन कटौतियों के पश्चात जो वेतन मिल रहा है क्या उसके अनुसार होगा। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे सकल आय लिखा है। सकल का मतलब जो ग्रॉस एनुअल आपकी इनकम है ना उसके अनुसार होगा, ठीक। ऐसे आवेदक जो आयकर विवरणिका भरते हैं उन्हें ITR अथवा फॉर्म 16 की प्रति तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा। तो मित्रों ये सब आप सुनिश्चित कर ले कि इस तरह का होना चाहिए कि आपकी आय कितनी है, उसके अनुसार ही आप उसी वर्ग के भूखंड के लिए आवेदन करें, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप ई मित्र पे जाएंगे तो आपसे सिंपली वो आधार कार्ड मांगेगा। जैसे ही आपका नाम और आधार कार्ड वहां एंट्री होगा तो आपका पूरा विवरण अपने आप ही वहां पर सबमिट हो जाता है। चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन आपका भूखंड आवंटित होने के पश्चात आपको समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो आरक्षण है ना, किसके लिए कितने प्लॉट आरक्षित हैं उसके विषय में जानते हैं। तो इसको हम स्लाइड को थोड़ा बड़ा करके मैं आपको एक एक को समझा देता हूं मित्रों। तो सबसे पहले देखो अपने यहाँ पे केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी, इनके लिए 10% भूखंड आरक्षित है। 5% विकलांग के लिए, 10% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिलाओं के लिए, ठीक है। बचे हुए जो सामान्य रहेंगे, यानी इस 10% में से है ये 5% और 10%, ठीक है। और बचे हुए सामान्य यानी किसी कैटेगरी में नहीं है ऐसा माने जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 6.43% भूखंड आरक्षित होंगे, जिनमें 5% विकलांग, 10% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिलाएं, बचे हुए सामान्य किंतु वो अनुसूचित जनजाति के ही होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति के विषय में इसमें चर्चा कर लेते हैं। जो अनुसूचित जाति के लिए 8.57% भूखंड आरक्षित होंगे, वही 5% विकलांग, 10% निराश्रित महिलाएं और बचे हुए सामान्य। तो इसी प्रकार सब में है। अधिस्वीकृत पत्रकार, जो अधिस्वीकृत पत्रकार है उनके लिए 2% है और 5-10% का रेशो वैसे के वैसे चलेगा। जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके लिए 2% आरक्षित है सर, है ना। उसके बाद हम चलते हैं सैनिक। सैनिक कौन से सैनिक है? जिसमें भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार भी सम्मिलित हैं। इनके लिए 10% है, जिसमें देखो आप कौन कौन आ जाते हैं। शहीद सैनिक को विधवा या शहीद के आश्रित, ठीक है। बे में आते हैं विकलांग सैनिक और उसके बाद में बचे हुए अन्य सैनिक। अब है अनारक्षित श्रेणी। तो मित्रों अनारक्षित श्रेणी जो है इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो बचा हुआ प्रतिशत है 61%, ये अनारक्षित श्रेणी में है। 5% विकलांग,
10% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिलाएं और बचे हुए सामान्य। हम इस बिंदु को समझ गए हैं कि यहां पर भूखंडों का आरक्षण किस प्रकार से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक स्टार लगाकर बात कही गई है, उसको समझना। राज्य सरकार उपक्रमों राजकीय अधिकरण के नियमित रूप से चयनित कर्मचारी। अब कई लोग सोचते हैं भाई हमारा तो परिवीक्षा काल चल रहा है, तो भाई उन पे भी लागू है। तो जो कि वर्तमान में परिवीक्षा पर हैं वे भी इस हेतु पात्र होंगे। जो स्थायी हो चुके हैं वे भी पात्र हैं, जो प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं वे भी इसके लिए पात्र हैं। उसके बाद में जो कुछ सामान्य शर्तें उन पर चर्चा कर लेते हैं। योजना में आवेदन करने हेतु प्रक्रिया शुल्क 1000 रुपए नॉन रिफंडेबल, ये वापस नहीं मिलेगा। निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ ऑनलाइन जमा कराना होगा। सेकंड क्या है, एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग अलग आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर संपूर्ण जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। मित्रों, ऐसी भूल ना करें, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से आप रजिस्टर करके और प्लॉट बुक कराएं, यानी भूखंड के लिए फॉर्म भरें, अन्यथा आपकी संपूर्ण राशि और जब्त कर ली जाएगी। योजना के लिए निर्धारित पंजीकरण राशि आवेदन के साथ देय होगी। लॉटरी में योजना के भूखंडों के ग्रुप के अंतर्गत किसी भी क्षेत्रफल का भूखंड आवंटन होने पर आवंटी स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा अथवा होगी। यानी जो भी आपको प्लॉट जिस भी साइज का आवंटित हुआ आपके ग्रुप में, उसे ही लेना होगा। पंजीकरण राशि एवं प्रक्रिया शुल्क का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से या नकद ई मित्र कियोस्क पर जमा कराया कर किया जा सकता है। दोस्तों, मैंने आपसे कह दिया वहां पे क्यूआर कोड भी आपको मिल जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी आदेश नियम योजना के भूखंड आवंटन पर भी लागू होंगे। अगर ये कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज करते हैं तो वो इस पर स्वतः ही लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट है अन्य सामान्य शर्तें। मित्रों, सामान्य शर्तें देख लीजिए। योजना में आवेदन करने हेतु जो प्रक्रिया शुल्क है 1000 रुपए, वो नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं मिलेगी। ये निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ ऑनलाइन जमा कराना होगा। एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग अलग आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर संपूर्ण जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। इस बिंदु को मैंने हाईलाइट किया है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग, है ना। संयुक्त नाम से आवेदन मान्य नहीं है, लेकिन संयुक्त नाम के खाते में प्रथम नाम के आवेदक के आवेदन को मान्य किया जा सकेगा। मान लो आपका कोई ज्वाइंट अकाउंट है, तो ज्वाइंट अकाउंट में जो पहला अकाउंट होल्डर है उसका ही आवेदन माना जाएगा। असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफंड आवेदक के बैंक खाते में बिना चार्जेस ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। मान लो आपका आवेदन असफल हो गया तो आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है आवेदक की सकल वार्षिक आय एवं वर्ग। मैंने आपको पहले बताया सकल वार्षिक आय की गणना यहाँ पर होगी। आवेदक के स्वयं अथवा परिवार की सकल वार्षिक आय, जिसमें पति पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर मान्य होगी। ठीक है। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक अपने परिवार की सभी स्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। कुल वार्षिक आय, ठीक है। ऐसे आवेदक जो आयकर विवरणिका भरते हैं उन्हें आईटीआर फॉर्म 16 की प्रति तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा। ये सब आपका भूखंड आवंटित होने के पश्चात की प्रक्रिया है। अभी आप अपना आधार कार्ड लेकर ई मित्र पर पहुंच जाना, और ई मित्र वाला यदि कोई और कागजों की मांग करे तो उसे आप प्रस्तुत कर देना, जिससे वह फॉर्म को भर देगा। आगे बढ़ते हैं लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया। लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड किए जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गए फॉर्म पर निर्धारित स्थान पर वर्तमान फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अंदर संबंधित जोन कार्यालय में जमा कराना होगा। जैसे यहाँ का जोन 10 है गोविंद विहार का, तो उसमें जमा कराना होगा, अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। ये 21 डेज वाला थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र समस्त आवेदकों के लिए, यानी आपको शपथ पत्र देना है, दूसरा मूल निवास प्रमाण पत्र देना है। ये सब आवंटन होने के बाद की बात है। पहचान हेतु फोटो युक्त वोटर आईडी, आधार कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस अथवा पासपोर्ट अथवा भामाशाह कार्ड आदि में से कोई भी मान्य होंगे। इनमें से कोई सी भी फोटो युक्त पहचान पत्र आप ले जा सकते हैं और उससे आवेदन कर सकते हैं। आवंटन के पश्चात उसे प्रस्तुत कर सकते हैं अपनी आईडी के रूप में।
असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसी। मित्रों इसको समझ लो, मान लो कोई असफल आवेदक है तो उसका रिफंड कैसे होगा। असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफंड ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक के बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम यानी बिल डेस्क से आवेदन करने पर जिस माध्यम से राशि प्राप्त हुई है उसी माध्यम से ऑनलाइन ही वापस कर दिया जाएगा। आपने जो पंजीकरण शुल्क जमा कराया, आप पुनः ई मित्र पर जाएंगे और जाकर के उससे कहेंगे तो वह बिल डेस्क पर जाएगा और आपकी धनराशि वापस हो जाएगी। असफल आवेदकों को लॉटरी दिनांक से 6 माह तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। भाई 6 माह तक वो आपकी राशि को रख सकते हैं और वहां तक आपको कोई ब्याज नहीं देंगे। आवेदक द्वारा गलत IFS कोड, बैंक खाता संख्या अथवा खाते के नाम के कारण या बैंक खाता बंद होने की स्थिति में पंजीयन राशि लौटाए जाने में विलंब होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। अब देख लो पेमेंट शेड्यूल को समझ लो। मान लो आपका प्लॉट निकल गया है, यानी आपका प्लॉट आवंटित हो गया है। अब आपको समझना है भाई क्या क्या करना है। लॉटरी में सफल आवेदक को निर्धारित संपूर्ण राशि आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में भूखंड के सर्विस नंबर से चालान के माध्यम से नकद बैंक ड्राफ्ट ऑनलाइन द्वारा सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित या जयपुर शहर स्थित किसी भी ICICI बैंक शाखा में संबंधित योजना के खातों में संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। योजना के खाते में राशि जमा करानी होगी पूरी। इसके उपरांत मांग राशि आगामी 90 दिवस तक 9% वार्षिक ब्याज के साथ जमा कराई जा सकती है। मान लो आप लेट हो गए तो आपको 9% वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। मांग पत्र प्राप्त होने की दिनांक से 120 दिवस में मई ब्याज राशि जमा नहीं होने पर, मान लो 120 दिवस हो गए, तो आवंटन निरस्त किया जाकर संपूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी एवं आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। भूखंड की संपूर्ण राशि जमा होने के बाद लीज डीड आवश्यक रूप से निष्पादित करनी होगी। भाई लीज डीड भी आपको निष्पादित करनी होगी, ध्यान रखना है। अब इसकी देखो एक्चुअल पोजीशन कहां पर है वो देख लो, मैं आपको समझा देता हूं। ये गोविंद विहार योजना गांव गोविंदपुरा रोपाड़ा में है, तहसील सांगनेर लगती है और समीपस्थ रेलवे स्टेशन खातीपुरा है। ये जो खातीपुरा रेलवे स्टेशन बहुत ही भव्य है और यहाँ की जो लोकेशन है बहुत ही शानदार है। मित्रों संभव हो तो आप इसका फॉर्म जरूर लगाना। अब हम देखते हैं इसका लॉक इन पीरियड क्या है। तो लॉक इन पीरियड को समझ लेते हैं। लॉक इन पीरियड क्या होता है कि हम इस प्लॉट को कब बेच सकते हैं और बेचने पर क्या हानियां होती है उसको समझ लेते हैं। आवंटन दिनांक से 10 वर्ष तक भूखंड का हस्तांतरण किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। भाई 10 वर्ष तक आप इस भूखंड को किसी दूसरे को नहीं बेच सकते, लेकिन दूसरे परंतु सुन लेना, आवंटन से 0 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि में हस्तांतरण करने पर प्रचलित आरक्षित दर, जो उस समय आरक्षित दर होगी, अभी जैसे इसमें 18,000 आरक्षित दर है, 18,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर, उस समय जो प्रचलित आरक्षित दर होगी उसकी 10% शुल्क वसूल कर, और यदि 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि में मान लो आप हस्तांतरण करते हैं तो प्रचलित दर का 5% शुल्क वसूल कर नियमानुसार किए गए विक्रय पत्र अथवा दस्तावेज के आधार पर हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी। भाई JDA की यह शर्त है लॉक इन पीरियड की, आप ध्यान रखना। अब मित्रों मैंने तो वीडियो बना दिया है, आप लोग अपने विवेक से इसमें आवेदन करें। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके इसलिए इसको शेयर करेंगे। आपको दूसरी किस योजना के बारे में वीडियो चाहिए अथवा अन्य किसी विषय वस्तु पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ बेल आइकन को जरूर टच करना जिससे मेरे आने वाले वीडियोज की सूचना आपको तुरंत मिल सके। हार्दिक धन्यवाद।